अनिल भाई, जो कोरोना काल के बाद में हमने देखा खासकर कि आत्महत्याओं के मामलों में अचानक तेजी आई है। आप कानून से जुड़े हुए हैं, आप समाजशास्त्री भी आप तो कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक भी आप हैं, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं चूँकि साइकोलॉजी में। तो आप इस पूरे मामले को, आत्महत्याओं के बढ़ते मामलों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोरोना काल ने मनुष्य जीवन या मनुष्य समाज को दो हिस्सों में बांट दिया। एक कालखंड कोरोना से पहले का और दूसरा कोरोना के बाद का, है ना। तो मुझे ये तो नहीं लगता कि कोरोना काल के पहले जो देश और दुनिया की परिस्थिति थी और मनुष्य के सामने जीवन को लेके जो सवाल थे, उसमें आत्महत्या वो नहीं करते थे, प्रसन्न चित्त रहते थे, ऐसा कहना जनरलाइजेशन होगा, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, कोरोना के बाद, क्योंकि कोरोना एक ऐसा मानसिक संताप के रूप में पूरी मनुष्यता के सामने आया कि वो उससे अभी तक उबर नहीं पाया। यानी जीते जी मृत्यु का भय जो मनुष्यों ने देखा, मनुष्य समाज ने देखा, उसके उप उत्पाद के रूप में कुछ लोग उसको सहन नहीं कर पाए और उस तरफ बढ़े। आत्महत्या के कई कारण होते हैं, मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं, सामाजिक कारण भी होते हैं, आर्थिक कारण भी होते हैं। और जो प्रतिस्पर्धात्मक समाज आज की जो दुनिया में जो सबसे बड़ा संकट आके खड़ा हुआ है कि हम बिना बात के प्रतिस्पर्धा करने के आदी हो गए। एक छोटा बच्चा 6ठी क्लास का, ये करीब 10 साल पुरानी घटना है, इंदौर के मऊ के छोटे से गांव की पातलपानी के पास, कि 6ठी क्लास के लड़के ने परीक्षा में फेल होने से पातल पानी में कूद के आत्महत्या कर ली। अब जो बच्चा जीवन का अर्थ ही नहीं जानता, जीवन क्या है, जीवन के संघर्ष क्या है, ये नहीं जानता, वो भी यदि डिप्रेस होके ऐसा पलायन करे जीवन से, तो फिर हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम इस नई सभ्यता में मनुष्य को लाके कहाँ खड़ा कर दिए हैं। क्योंकि हमारे शैक्षणिक वातावरण में और हमारी जो पढ़ाई लिखाई की ज़िंदगी है, जीवन के सामने जो नई सभ्यता ने इतने नए प्रश्न खड़े कर दिए हैं, तो उससे एक मानसिक उत्साह मिलने के बजाय हम मानसिक अवसाद की तरफ जा रहे हैं। आत्महत्या के प्रकरण उन लोगों में, उन मनुष्यों में ज़्यादा होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं और अपनी बातों को शेयर नहीं करते, है ना। दूसरा, बहुत तेज गति से चलने वाला जो समाज हम रच रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें ये भी हुआ है कि हमारा छोटा भाई या हमारी बहन या हमारी पत्नी या हमारा पति या हमारा अड़ोसी पड़ोसी या हमारे समाज का कोई व्यक्ति, उसके मन में क्या चल रहा है ये जानने की हम कोशिश ही नहीं करते। तो ये भी एक कारण है कि हमने हमारे जीवन की जो अंतरंग बातें हैं, हमारे सुख दुख जो हैं, उनको एक दूसरे में वितरित करना, बांटना या उनसे सोचना समझना या सलाह देना बंद कर दिया है। और दूसरा ये कि हम उंगली उठाना सीख गए। बच्चे को कम नंबर आए तो कोई पीठ थपथपाने के लिए गली मोहल्ला या अरे कोई बात नहीं सब चलता रहता है, ऐसा आश्वासन या सपोर्ट देने वाला समाज भी या घर भी खत्म हो गया है। तो ये भी एक नया कारण है। दूसरा कारण ये है कि हम सब चीज़ों को पैसा आधारित कर दिए, तो मनुष्य को ये लगता है कि उसके पास में पैसा नहीं है। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति या भारतीय समाज पैसा आधारित समाज नहीं हुआ, वो मन और बुद्धि और शरीर श्रम से चलने वाला समाज है। तो जैसे हर चीज़, जैसे आज हमको डर लगता है रोटी नहीं मिली तो चल जाएगा, पर हम यदि गंभीर रूप से बीमार हो गए तो हम पैसा कहाँ से लाएंगे, है ना। इन दिनों आप बसों के ऊपर भी बीमा कंपनी के होर्डिंग देखते होंगे कि बीमा कराइए अन्यथा आपको प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगी। तो ये जो मानव मस्तिष्क के ऊपर नए नए प्रेशर पड़े हैं, अपने इलाज को लेके, अपने जीवन को लेके, अपनी नौकरी को लेके, अपने घर परिवार और मकान को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके, इन सब का सीधा सीधा मन के ऊपर असर पड़ रहा है। और दूसरा ये हो गया कि इतनी बड़ी 8 अरब की दुनिया में हम अकेलेपन की तरफ जा रहे हैं।
ये सबसे बड़ा संकट मानता हूँ, पैसे से भी बड़ा संकट ये मानता हूँ कि मनुष्य अकेलेपन की तरफ क्यों जा रहा है। मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है, उसको मिलने जुलने में, बात करने में, सुख दुख को शेयर करने में मज़ा आना चाहिए। तो हम बात बता भी नहीं रहे और बात छिपा भी रहे हैं, तो ये एक कारण है। और कोरोना एक ऐसे वैश्विक त्रासदी के रूप में हमारे सामने आया कि वो अंधों के हाथी के तरफ था। बीमारी क्या थी, उसका इलाज क्या है, दवाइयाँ क्या है, और पूरी सभ्यता ने उसको मानवीय चुनौती के रूप में या मेडिकल की चुनौती के बजाय लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से कई देशों ने उसको ट्रीट किया। ढेरों प्रतिबंध लगा दिया। ढेरों प्रतिबंध लगाने से हुआ ये कि जो एक दूसरे का शेयर दुख हो जाता है, उसके बजाय एक भय और आतंक का वातावरण बना दिया। शुरू में तो हमारे शहर में ऐसा भी हुआ कि यदि आपके घर में कोई केस है तो आपके घर के सामने बैरिकेड लगा दिए जाएंगे, है ना। तो ये कोई निदान या उपचार या ट्रीटमेंट का तरीका नहीं है। पर त्रासदी ये है कि न सरकार को मालूम था, न समाज को मालूम था, न वैज्ञानिकों को मालूम था, और एक बहुत बड़ा हो हल्ला हो गया। उसने भी हमारे मन के ऊपर बहुत असर पैदा किया। हम इतनी आधुनिकता के बाद भी अभी लोक शिक्षण करने में और लोगों को मजबूत बनाने में पूरी तरह से असफल सिद्ध होते जा रहे हैं। हमारी जो दौड़ है जीवन की, वो बहुत ही अनइक्वल है, असमान है। बहुत तेज दौड़ना चाहते हैं और छोटी छोटी चीज़ें जिनसे हम लोगों के अंदर आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं। अब जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं या माता पिता हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा न पाने के कारण, आर्थिक परिस्थितियों के कारण आत्महत्या कर लेते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं, हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं। ऐसे प्रकरण भी अखबारों में पढ़ने में आते हैं यदा कदा कि छोटे छोटे बच्चों को जहर खिला के माता पिता ने भी जहर खा लिया। अब ये बहुत ही क्रूएल बात है। मनुष्य ऐसा फैसला कैसे ले सकता है, पर ले रहे हैं। आज से नहीं, ये परिस्थिति कई दशकों से है कि अपने परिवारजनों को जहर खिला के खुद ने भी जहर खाया। ग्लोरीफाई भी हुआ है ये जो विचार है। जैसे जापान है, आत्महत्या का एक शौर्य का रूप भी दुनिया में देखने में आता है। जापान में जो हाराकारी की परंपरा है, हाराकिरी की जो परंपरा है कि मैंने एक लक्ष्य निर्धारित किया अपने लिए, और यदि मैं उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया, उसमें मेरी कमजोरी रही, तो मैं अपने आप को मार लेता हूँ। पर वो एक एक्सेप्शन है, मन का एक्सेप्शन है। मैं इस विचार का समर्थक नहीं हूँ। मैं इस विचार का समर्थक हूँ कि ये जन्म हमको प्रकृति ने दिया है ना। तो उस जन्म को अप्राकृतिक रूप से छीनने का हक किसी भी मनुष्य, किसी भी सभ्यता, किसी भी सरकार, किसी भी परिस्थिति को नहीं। ये लड़ाई का हार जाना है। अब ये जो व्यक्तिगत रूप से निराशा के वशीभूत होके जो लोग आत्महत्या करते हैं। अब जैसे एक प्रेम प्रसंग का बहुत लोकप्रिय तरीका है आत्महत्या करने का कि लड़के लड़की में प्रेम हुआ और उसने मना कर दिया या शादी छूट गई, तो उनको ये लगता है कि अब हमारा जीवन जिंदा रहना ठीक नहीं है। और एक ज़माने में डायजाल जो खटमल मारने की दवा आती थी, उसके बहुत केसेस 60-70 के दशक में अखबारों में पढ़ने के लिए मिलते थे। अब नहीं हुए। कोई लोग रेल से भी कट के मर जाते हैं, कोई झरने में कूद जाते हैं, कोई नींद की गोलियां खा के कर जाते हैं, कुछ जहर का इंजेक्शन ले लेते हैं। तो डिवाइस कोई भी हो, ये मस्तिष्क की असफलता या जो हमारी जो इच्छा शक्ति है उसमें कमी आने से ऐसी घटनाएं होती है। ये तो व्यक्ति का फेल्योर हुआ, और व्यक्ति के साथ साथ परिवार में जो घटनाक्रम चल रहा है, परिवार के सदस्य अत्यंत आत्मीय और बहुत ही अंतरंग संबंधों वाले सदस्य भी आपस में किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे का मान अपमान कर रहे हैं, ये भी एक कारक के रूप में प्रेसिपिटेट होके हमारे सामने आ गया। समाज में भी एक तरफ हम कहते हैं कि हम समाज हैं, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हम सभ्य समाज हैं।
और समाज भी एक दूसरे के बारे में जिन शब्दों का उपयोग करता है, एक दूसरे पे जिस तरीके से उंगली उठाता है, वो भी सोचने वाली बातें हैं कि समाज इस तरह की भाषा क्यों बोल रहा है। समाज को तो सहारा देना चाहिए, समाज को तो ताकतवर मनुष्य के निर्माण की प्रक्रिया में सहभागिता निभानी चाहिए, परिवारजनों को भी ये करना चाहिए, शिक्षक और विद्यार्थी और स्कूल के लोगों को भी। किसी का रंग काला है मान लीजिए, या किसी का पैर में क्षमता कम है, या हाथ टेढ़ा बाका है, या किसी की एक आंख नहीं है, तो हमारी भाषा कैसी हो जाती है, हम हंसी कैसे उड़ाते हैं। ये सब मनुष्य के दुर्गुण हैं और ऐसी हमारे शास्त्रों में भी कहा है, हमारे संतों ने भी कहा है कि हमारी बोली सबसे ज़्यादा मारक होती है। चाकू का घाव भर सकता है पर जबान का घाव नहीं भरता। इन दिनों हम जबान के घाव से लहूलुहान विश्व को देख रहे हैं और क्या हमारा व्यवहार हो रहा है, और उस व्यवहार को ठीक करने के कोई तरीका हमारे पास में नहीं है। ना हमारे संतों के पास है, ना हमारे राजनेताओं के पास है, न परिवार के पास है, न अखबार के पास है, न राजनीति के पास है, न समाज शास्त्रियों के पास है, न शिक्षा शास्त्रियों के पास है। सब एक अराजक भीड़ की तरह इस मामले में दिखाई देते हैं। तो उसमें डिप्रेस होके मनुष्य ऐसा आत्मघाती कदम उठा लेता है, मुझे ऐसा लगता है।